11 बजे 11 खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में जो मुजफ्फरनगर से मिल रही है। बीजेपी नेता नीधीश गर्ग को गोली लगी है, संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी। नीधीश गर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है और गर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन क्षेत्र का मामला है, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी नेता नीधीश गर्ग को गोली लगी है और संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने की जानकारी मिली है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ नीधीश गर्ग को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा नेता नीधीश गर्ग को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने का मामला सामने आया है। हालत गंभीर देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में परवेज जुड़ गए हैं। परवेज, बीजेपी नेता नीधीश गर्ग को गोली लगने का मामला सामने आया है, कैसे गोली लगी है, कौन थे आरोपी, क्या है ये पूरा मामला? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है परवेज? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विनीश हमारे साथ में जुड़ गए हैं संवाददाता। विनीश, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है? बीजेपी नेता को गोली लगने का मामला सामने आया है, कौन थे हमलावर? देखिए, ये पूरा मामला अभी संदिग्ध है। अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि खुद उन्होंने गोली मारी है, किसी और व्यक्ति ने उसको गोली मारी है। मामला उस समय का है जब सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित महावीर चौक पर उनका प्रतिष्ठान है और वहां पर वो मौजूद थे, तभी ये घटना हुई। और घटना के बाद जब पूरी सूचना पुलिस को पहुंची, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नीधीश गर्ग नाम के ये भाजपा के नेता है जिनको घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। ये पहले समाजवादी पार्टी में शामिल थे, लेकिन कुछ ही समय पहले भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी और इनको गोली लगी है। अभी मामला पूरा संदिग्ध है, स्पष्ट नहीं हुआ है कि गोली खुद मारी है या किसी अन्य व्यक्ति ने गोली मारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बहरहाल इनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विनेश, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि संदिग्ध स्थिति होने की जानकारी मिली थी शुरुआत में। इसके अलावा क्या फैमिली मेंबर्स की तरफ से कोई जानकारी दी गई कि आखिर क्या कारण है, क्या उनकी तरफ से कुछ आरोप लगाए गए किसी पर? देखिए, अभी पारिवारिक तरफ से भी कोई बयान जारी नहीं हुआ है, ना ही कोई इस तरह की उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, ना भी कोई बात स्पष्ट हो पा रही है। हालांकि मुजफ्फरनगर के पुलिस के जो आला अधिकारी है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी पूरा मामला संदिग्ध है, स्पष्ट नहीं है कि गोली खुद लगी है या किसी ने मारी है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पर कुछ इधर उधर चर्चा है कि उन्होंने खुद को गोली मारी है, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की पुष्टि नहीं है। गोली लगने का जो कारण है वो क्या है, अभी उनका इलाज चल रहा है, हालत बेहद गंभीर है और अस्पताल में वो भर्ती है। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विनेश आपका। और आगरा में बस स्टैंड पर खड़े मिनी ट्रक में अचानक से आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आगरा कागरोल बस स्टैंड का ये पूरा मामला है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वही ट्रक जिसमें आग लग गई और आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि पूरे ट्रक को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर थाना तिलहर के हाईवे पर एक खड़े ट्रक पे रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, 4 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस कुशीनगर से दिल्ली जा रही थी जिस वक्त यह हादसा हुआ। कानपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, साथ ही दूसरी कार से टकरा गई। कार पलटकर टकराने से 3 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज की ये घटना है। ये तस्वीरें आप देखिए, देर रात की तस्वीर, और हादसे में 3 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। और खबर गाजियाबाद से है, जहां पर इंदिरापुरम की एटीएस एडवांटेज सोसाइटी की 11वीं के छात्र की 23वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि छात्र नव एटीएस पे रहने वाले अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए आया था और मृतक छात्र के जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। उस कविश था, यह अपने 2 दोस्तों के साथ एटीएस में रहने वाले अपने एक दोस्त से मिलने जाता है। वहां पे ये लोग बातचीत करते हैं और छत पे जाके फोटोग्राफी करते हैं।
उसके उपरांत वहां पे रहने वाला एटीएस सोसाइटी में रहने वाला लड़का अपने घर चला जाता है और इसके उपरांत इनके दोनों दोस्तों का कहना है कि ये लोग 24th फ्लोर पे फोटो खिंचवा रहे होते हैं और इनका दोस्त यह कहते हुए नीचे जाता है कि वह किसी काम से नीचे जा रहा है। उसके उपरांत इन लोगों को उसके गिरने की आवाज आती है। बांदा में तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना बदौसा थाना क्षेत्र के उतरावा की है। ये तस्वीरें आपको अस्पताल की भी दिखा रहे हैं, जब घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज उनका जारी है और साथ ही हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। खबर अयोध्या से है। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने आज रामलला के दर्शन पूजन किया। अयोध्या पहुंचे गोवा के राज्यपाल ने कहा कि मैं पहली बार अयोध्या आया हूं। श्रीधरन पिल्लई ने कहा कि भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं। अयोध्या पवित्र स्थान है। Believer, my ambition to visit Ayodhya is fulfilled today, and I'm very happy to visit this place. This is historically as well as spiritually the most important place in India. कासगंज हादसे में नहर में डूबे 5 युवकों की तलाश के लिए अब एनडीआरएफ की टीम भी कासगंज पहुंच गई है। पीएसी और एसडीआरएफ की टीम के साथ में संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। कल नहर में नहाने गए 9 युवक डूब गए थे। हादसे में 4 युवकों को बचा लिया गया, 5 अभी भी लापता है। कासगंज की कोतवाली सदर क्षेत्र के नदरई के पास में हजारा नहर का ये मामला है, जहां पर 9 युवक नहा रहे थे, जिस दौरान 5 युवकों के डूबने की जानकारी मिलती है। और इससे पहले पीएसी और एसडीआरएफ की टीम मिलकर अभियान चला रही थी, लेकिन कोई कामयाबी जब नहीं मिली तो अब एनडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया गया है। एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें देखिए, अब की और पहले की। अभी किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पीएसी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार उन 5 युवकों को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। कई गोताखोर भी लगाए गए हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब 9 युवक नदी में नहा रहे थे और इसी दौरान गहरे पानी में चले जाते हैं और 5 युवक डूब जाते हैं। और कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सभी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अब एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, तो कहा जा रहा है कि जल्द ही इस रेस्क्यू को पूरा कर लिया जाएगा। तो तस्वीरें आप देखिए, ये 2 तस्वीरें हैं। अब भी गोताखोर सभी की तलाश में जुटे हुए हैं। खबर वाराणसी से है। आज ज्ञानवापी के 2 प्रकरणों की सुनवाई होनी है। पहली सुनवाई तहखाना की छत की मरम्मत को लेकर होगी। दूसरी सुनवाई तहखाने समेत अन्य स्थानों के सर्वे की मांग को लेकर होनी है। जिला जज की अदालत में आज सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे के बाद में सुनवाई होगी। माननीय कोर्ट के खाली रिक्त रहने के चलते ये जो सुनवाई 18-22 मूल वाद जो हम लोगों का मां सिंगार गौरी और तमाम अन्य जो है आदि विशेषों के संदर्भ में चल रहा था, वो स्थगित होते चला जा रहा था, डेट पे डेट। चूँकि जिला जज महोदय का जो कोर्ट था वो खाली था। अब जिला जज साहब आए हुए हैं, इसलिए अब सुनवाई की संभावना बढ़ गई है। आज पहला दिन हम लोग जो है माननीय कोर्ट में जो जिला जज साहब नए आए हैं उनके सामने हम लोग आज कोर्ट में पेश होंगे। बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी की गई है। आजमगढ़ से भीम राजभर को टिकट दिया गया, घोसी से बालकृष्ण चौहान को टिकट दिया गया, एटा से मोहम्मद इरफान को टिकट, तो धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी को, फैजाबाद से सच्चिदानंद पांडे को टिकट दिया गया, बस्ती से दयाशंकर मिश्र को और गोरखपुर से जावेद सेमनानी को उम्मीदवार बनाया गया। चंदौली से सत्येंद्र मौर्य और रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम को टिकट दिया है। बीजेपी के जिन मौजूदा सांसदों के टिकट कटे और जिनको टिकट मिले, इस लोकसभा चुनाव में उनके बीच शानदार समन्वय देखने को मिल रहा है।
मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कटा, उनकी जगह पर अरुण गोविल को टिकट दिया गया। लिहाजा अरुण गोविल को जिताने के लिए राजेंद्र अग्रवाल एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए, जबकि प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा का टिकट कटा और नीरज त्रिपाठी को चांस मिला है। ऐसे में रीता बहुगुणा जोशी नीरज त्रिपाठी के साथ में खड़ी हुई दिखाई दी। बदायूं की बात करें तो यहां से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट कटा है, उनकी जगह पर दुर्विजय शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया। संघमित्रा मौर्य बदायूं में दुर्विजय शाक्य के साथ में चुनावी सभा में नजर आ रही हैं। बहुगुणा जोशी जी ने भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी के लिए अपनी शुभकामनाएं उनके घर पर जाकर व्यक्त की। ये लगातार जारी है। हमने देखा कैसे मेरठ के अंदर राजेंद्र अग्रवाल जी ने ही इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत किया। हमने देखा है संघमित्रा मौर्य जी को कि उन्होंने जो प्रत्याशी घोषित हुआ उनका टिकट कटा, लेकिन उनके लिए भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सियासत में एक ऐसी नजीर पेश की है कि जिन सांसदों का पार्टी ने टिकट काटा और जिन्हें प्रत्याशी बनाया, उन दोनों के बीच में आपसी समन्वय खासा देखा जा रहा है। अगर बात की जाए राजेंद्र अग्रवाल की, तो मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का पार्टी ने टिकट काट दिया और उनकी जगह अरुण गोविल को मौका दिया। लेकिन राजेंद्र अग्रवाल और अरुण गोविल एक मंच पर ही नहीं नजर आ रहे हैं, बल्कि राजेंद्र अग्रवाल ने बाकायदा अरुण गोविल का स्वागत भी किया और उनका माला पहनाकर बाकायदा उनके साथ चुनावी मैदान में भी जुटे हुए हैं। इसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की अभी पिछले दिनों सूची आई, उसमें रीता बहुगुणा जोशी का प्रयागराज से टिकट काटा। रीता बहुगुणा जोशी ने जिनको पार्टी ने मौका नए प्रत्याशी को दिया, उनको बाकायदा उनके पास गई और उनके साथ चुनावी अभियान में जुट गई। बीजेपी की तरफ से अभी 4 प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। इन 4 सीटों में अवध क्षेत्र की 2 हाई प्रोफाइल सीट है, कैसरगंज और साथ ही दूसरी है रायबरेली। देवरिया और फिरोजाबाद सीट पर भी मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। और ये एनडीए जो है अपने आप को 400 सीट पार की जो बात करती है, इनको क्या दिक्कत हो रही है अपनी सीटें अनाउंस करने में? हम समझते हैं कि आज जो ये 400 पार की बात कर रहे हैं, जनता से जो आवाज़ आ रही है वो 400 हार की आवाज़ आ रही है। अब देखिए, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दे सकते हैं। वो क्यों आखिर इतने डरे हुए, एक तरफ तो 400 पार की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो अपना जीती हुई सीटों पर जो उनको कैंडिडेट उतारने में उनको इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानी आ रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की अपने कोटे की जो 75 सीटें हैं, उनमें से 4 लोकसभा की सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है इन 4 सीटों पर कि प्रत्याशियों के नामों को लेकर, और अगर सूत्रों की माने तो लगभग मंथन खत्म हो चुका है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी इन चारों लोकसभा की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी।